तो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। फिर से मैं एक बार एक न्यू पोएम लेकर के आ गया हूँ अपने चैनल पे। इसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, CBSE क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से। ये सेकंड चैप्टर का जो है पोएम है तो आप इस पे ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसको हम लाइन बनाने एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद इससे जुड़ी हुई हर जो क्वेश्चंस हैं या फिर वो जो फिगर ऑफ स्पीच है, यानी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इस पोएम का हम करने वाले हैं। तो इस पोएम में मेनली पहले कहा क्या गया है वो हम लोग समझते हैं, फिर पोएम को लाइन बाय लाइन भी देखेंगे, तब जा कर के पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, इसमें बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पे पोएट ने बात करी है और वो ये है कि आजकल के जो ह्यूमन बीइंग हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हम सब जो ह्यूमन बीइंग हैं अपने मनोरंजन के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं और हम दूसरे जीव जंतुओं को परवाह नहीं कर रहे हैं उनके साथ कैसा बीतता होगा। तो बच्चों, हम अपनी चाहत में अपनी खुशियों के लिए दूसरे एनिमल्स को भी कैद करके रख रहे हैं जू में। टाइगर तो एक बहाना है कवि को बहुत कुछ समझाना है। इसमें टाइगर को लिया गया है और उसे बोला गया है कि उसे मनुष्य ने जू में बांध करके रखा है सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोरंजन के लिए, ताकि हम जब भी छुट्टियां हो, जब भी कुछ मन करे जंगली जानवरों को देखने का, तो हम आराम से जा कर के जू में देख लें। जू जो होता है चिड़ियाघर, मतलब नाम तो ऐसे चिड़ियाघर है बट उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं तो वो एक तरह से कैद करने का तरीका है कि हम एनिमल्स को एक लिमिटेड एरिया में रखते हैं और उसे ज़रा भी ध्यान नहीं रखते हैं कि उसका आखिर उसके अंदर क्या बीतता होगा। तो बच्चों, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है जो हम सब को बहुत समझने की ज़रूरत है और लेस्ली नॉरिस जो है इस बात को बहुत बखूबी समझा है और इस पोएम के माध्यम से हमें ये मैसेज देना चाहा है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स हो उसे कैद करके रखना बिल्कुल नियम के खिलाफ है और ये मानवता के भी खिलाफ है और ये जीव जंतुओं की जो दया की भावना है इससे भी आहत होती है। तो हम सब को इस पोएम से बहुत बड़ा लेसन भी मिलेगा कि किस प्रकार से हम अच्छा, आप बताइए खुद, टाइगर को या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ रहना चाहिए? उसका नेचुरल हैबिटेट, उसकी जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो कहाँ है? क्या वो जू में है? क्या वो पिंजरा में है? नहीं, जवाब होगा नहीं। उसका जो असली स्थान है वो कहाँ है? वो है जंगल में, वो है फॉरेस्ट में। बच्चों, जिस हिसाब से उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बना है वो सिर्फ जंगल में दौड़ने के लिए, शिकार करने के लिए ही उनके शरीर का निर्माण हुआ है और अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने के लिए वो फॉरेस्ट में हर वो सुख सुविधा मिलती है जो आपके जू में नहीं मिल सकता। आप उसे लाख खाना दे दें, लाख पानी दे दें, बट वो जो स्वतंत्रता है वो कैसे मिल सकती है? उसके अंदर वो सारा सिस्टम जो बनाया गया है वो सिर्फ जंगल में रहने के लिए ही बनाया गया है। उसका नेचुरल जो हैबिटेट है वो सिर्फ जंगल यानी फॉरेस्ट ही है। इसलिए हम जो मनुष्य आजकल अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपने फ़न के लिए, मस्ती के लिए हम सब जो जू बना करके और उसमें पिंजरा बना करके और जानवरों को कैद कर देते हैं और फिर हम अपने छुट्टियों में या फिर अलग अलग समय में जो हम जाते हैं जंगलों में, तो जू में, और देखते हैं फॉरेस्ट में और बड़ा जू में जा कर के और हम सब वाइल्ड एनिमल्स को देख करके बड़ा ही खुश होते हैं। सो ये बिल्कुल गलत है और ये मेरे समझ से बिल्कुल इल्लीगल होना चाहिए। और मेरी ही समझ नहीं, ये लेस्ली नॉरिस साहब का भी यही कहना है कि इस तरह का बिल्कुल जो ह्यूमन बीइंग का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, ये बिल्कुल ठीक नहीं। इस नेचर को बदलना होगा, इस स्वभाव को बदलना होगा।
आइए बिना देर किए हम इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे ही बोला गया है टाइगर को, यानी कि बाघ को, जो कि एक बहुत ही नेशनल एनिमल भी है हमारा, और बड़ा ही अपने शान के लिए वो जाना जाता है, अपनी ताकत के लिए वो पहचाना जाता है, और बहुत ही खूबसूरत एनिमल भी होता है बच्चों, है ना। तो ये जो टाइगर है, यहाँ पे इसी को असली मुद्दा बनाया गया है। और जिस प्रकार से हम जानवरों में से जानवरों को हम कैद कर रहे हैं, जंगली जानवरों को, टाइगर को, लायंस को, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो टाइगर को ही यहाँ पे ही कहा गया है, यानी हम टाइगर की ही पूरी इसमें बात करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी एनिमल्स जिनको हम कैद करके रख रहे हैं, उन सभी एनिमल्स के प्रति हमारी जो रवैया है उसे बदलनी होगी, है ना। तो आइए हम देखते हैं इस पोएम में आखिर क्या ही कहता है, समझते हैं। ही स्टॉक्स, वो चलता है। कौन है वो ही? टाइगर। टाइगर धीमे धीमे चलता है। यहाँ पे मूव स्लोली, टाइगर जो है धीरे धीरे चलता है। ही स्टॉक्स, वो चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने चमकीली धारियों के साथ, अपनी ब्राइट कलर की चमकीली, उसके जो बाल होते हैं ना बच्चों, वो बड़ा ही एकदम से, जो उसका बॉडी पे जो रोमा होती है, जो बॉडी का जो बाल होता है, बड़ा ही चमकीला होता है, बड़ा ही ब्राइट होता है। तो विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ, आप देखे होंगे टाइगर वगैरह को, उसके बॉडी पे ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होती है बच्चों, है ना। येलो बॉडी होता है, और कोई कोई टाइगर अलग अलग कलर के भी होते हैं, बट हम वो एक येलो मान लो टाइगर है, उसका स्किन का जो बाल है वो येलो है, और उस पर ब्लैक ब्लैक ऐसे धारियाँ लगी हुई, इन्हीं धारियों को स्ट्राइप्स कहते हैं। कवि ने बहुत ध्यान से टाइगर की हरकत को देखा है। इस पोएम में 5 स्टेंजा में ये पोएम डिवाइडेड है। दिस इज फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बच्चों, इसमें टाइगर के हर एक्टिविटी पे कवि ने बहुत बखूबी से ध्यान रखा है, और एक एक बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो काफ़ी बारीक नज़र रखा होगा पोएट ने, तभी कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यहाँ जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती है, वहाँ तक कवि की निगाहें होती है, और कवि की निगाहों से बच पाना बड़ा ही मुश्किल होता है बच्चों। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि टाइगर जो है चलता है, आराम आराम से चलता है। अब आप सोच रहे टाइगर तो भाई तेजी से दौड़ता है, ये आराम से कैसे चल रहा है। कुछ स्टेंजा ऐसे बच्चों जहाँ पे टाइगर को केज यानी पिंजरा में बताया गया है, यानी कि जू में बताया गया है, और कुछ ऐसे स्टेंजा है जहाँ पे उसे जंगल में होना चाहिए, ये बताया गया है। यानी ये जो बहुत सारे जो स्टेंजा है, कभी एक स्टेंजा आपको जू में मिलेगा, तो कभी जू से जंगल की ओर फिर ले जाएगा, फिर जंगल से जू की ओर, फिर जू से जंगल की ओर, यानी ये मूवमेंट चलता रहेगा बच्चों, है ना। और वो कवि जो है कंपैरिजन करता है कि यदि वो जंगल में रहता तो कैसे रहता, और यदि वो जू में है तो कैसे है। बच्चों, ये बड़ा ही मार्मिक पोएम है, और इस पे हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, उस हर एक्टिविटी को समझेंगे जो कवि ने समझा है। ही यानी टाइगर स्टॉक्स, चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी अपनी बॉडी पर चमकीली धारियों के साथ चलता है। अब बताओ बच्चों, चलने के क्रम में कोई बॉडी की धारियां थोड़ी ना हटा देगा। अब जो हमारा बॉडी है, अब हमारे बॉडी पे बाल है, अब हम चलेंगे तो थोड़ी ना बाल को हटा के चलेंगे, हाथ को हटा के चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। बॉडी पे हमारे भी थोड़े थोड़े से हाथ पैर में बाल होते हैं, सिर पे बाल है, तो क्या हम इसको हटा कर चलेंगे? नहीं ना। तो यही कहता है, वो चलता है अपने चमकीली धारियों के साथ, स्पष्ट जो धारियाँ उसके बॉडी पे बनी हुई हैं उनके साथ वो चलता है, और उसका चलना बड़ा ही शानदार लगता है बच्चों। जब आप टाइगर को चलते हुए देखेंगे, एकदम कहते हैं ना, शेर की तरह चल रहा है, बाघ की तरह चल रहा है, उसका चाल ही मतवाला होता है, बड़ा ही किसी से डर नहीं होता है। ये सारे एनिमल्स को बड़ा ही भव्य एनिमल होते हैं, शानदार एनिमल होते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मैंने बताया इस स्टेंजा में पोएट ने टाइगर को केज में बताया है, पिंजरा में। और वो पिंजरा में कहाँ है? जू में ही तो है। जू में जो एरिया होते हैं लिमिटेड होते हैं, और सारे एनिमल्स होते हैं,
अब सारे एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग एरिया में, छोटे छोटे एरिया में उसको बांट दिया गया है, बाउंड्री बना दिया गया है। उसी बाउंड्री के अंदर केज बना दिया गया है, उसी में सारी फैसिलिटीज उसे दी जाती है। अब सारी क्या ही दी जाएगी, लेकिन हाँ जितना भी हो सके उसे ज़िंदा रहने के लिए वो सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती है। बट वो कहाँ चीज़ होगी जो स्वतंत्र रूप से वो जंगल में घूमेगा बच्चों, है ना, आप तो समझ रहे हैं। द फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही कदम चलता है, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ ही कदम को चल पाता है, क्योंकि वो पिंजरे में स्पेस जो है, जगह जो है लिमिटेड होता है बच्चों, इसलिए वो कुछ ही कदम तक चल पा रहा है। यानी वो विवश है, वो लाचार है, वो हेल्पलेस है, वो ज़्यादा कदम नहीं चल सकता। और कितना शानदार और सुंदर एनिमल है वो, जो कि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो शायद वो कितनी तहलका मचा देगा, कितनी विनाश मचा देगा, कितनी तूफान मचा देगा, उसकी प्रलय की हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते बच्चों। और उतनी बड़ी ताकत को, उतने बड़े शहंशाह को, उतने बड़े ताकतवर जानवर को हम पिंजरों में बंद कर दिए हैं, कैद कर दिए हैं, तो वो आराम आराम से चल रहा है। अब वो दौड़ेगा तो पता चलेगा कि उसका बॉडी ही बर्बाद हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। इसलिए वो अपने चमकीली धारियों के साथ कुछ ही कदम चल रहा है। फ्यू मतलब बहुत कम, 1 2 4 5 10 कदम चल रहा है, स्टेप्स चल रहा है अपने केज का, अपने पिंजरा के ही लेंथ को नाप रहा है बच्चों। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट बच्चों यहाँ डायरेक्ट कंपेरिजन किया गया है। पैड्स ऑफ वेलवेट बताया गया है उसके पैर को, उसके पैर बहुत गद्दीदार होते हैं। आप पिक्चर वगैरह में भी देख सकते हैं, ऐसे तो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन कवि ने बड़ा ही बारीक नज़र रखा होगा, इसलिए वो बोल रहा है उसका जो पैर होता है ना वो गद्दीदार होता है। पैड्स मतलब गद्दीदार, वेलवेट यानी मखमली, उसके जो पैर होते हैं ना बच्चों बड़ा ही मखमली होता है। आप बिल्ली का भी पैर देखे होंगे, या इस तरह के जो जानवर जो होते हैं, जितने भी कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके पैर बड़ा ही गद्दीदार होते हैं। यानी उसके चलने का आवाज़ भी नहीं आता बच्चों। जैसे हम लोग चलेंगे तो खट 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 करेगा, या घोड़ा वगैरह चलता है टप 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 चलेगा, लेकिन इसका घोड़े वगैरह की जो पैर होती है उसका जो खूर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब हार्ड होता है, जो हूप्स होता है उस तरह से बहुत ही हार्ड होता है ना। तो बच्चों इसमें लिखा है कि वो बहुत ही शांति से पैड्स ऑफ वेलवेट, जिसको पैर को ही सीधे कह दिया गया, उसका पैर इतना मखमली होता है, इतना मुलायम होता है बच्चों, इतना सॉफ्ट होता है कि उसे सीधे पैड्स ऑफ वेलवेट से डायरेक्ट कंपेरिजन किया गया, जिसे हम मेटाफर भी कहते हैं। और हम ये आपको अंतिम में बताएंगे भी कुछ जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें है ना। तो बच्चों वो बहुत ही शांति से चलता है, इससे उससे चलने की आवाज़ नहीं आते, क्योंकि उसके जो पैर है ना बड़े सॉफ्ट होते हैं, उसका जो पैर होता है गद्दीदार होता है, इसलिए शांति से चल रहा है, क्वाइटली चल रहा है, वो पूरी शांति से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, बच्चों वो जो है ना अपने शांत भी चल रहा है और गुस्से में भी है। आपको लग रहा होगा कि शांत है और गुस्से में है, वो बाहर तो शांत दिख रहा है क्योंकि वो जान रहा है कि वो पिंजरे में है और वो कुछ कर नहीं सकता, बट अंदर से वो बहुत गुस्से में है। कोई भी गुस्सा होगा बच्चों, क्योंकि आप किसी को लिमिटेड एरिया में रखेंगे, जो कि आप खुद मनुष्य उस तरह से कर रहा है, नेचर ने उसे स्वतंत्र जन्म दिया, उसे घूमने के लिए इतने मजबूत पैर बनाए, इतनी मजबूत बॉडीज़ बनाए, इतनी हार्ड मसल बनाए, तो उसको ऐसे ही सिर्फ पिंजरे में बने रहने के लिए नहीं बनाए, किसी पिंजरे में वो रहेगा। इसलिए वो गुस्सा, देखो यहाँ पे 2 ऑपोजिट वर्ड्स आए हैं बच्चों, तो 2 ऑपोजिट वर्ड्स आने को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। याद रखिएगा ऑक्सीमोरोन। ये ऑक्सीमोरोन क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो एक नया इफेक्ट देता है, एक अच्छा इफेक्ट देता है, जिसमें 2 ऑपोजिट चीज़ें एक साथ करी जाती है। अब मान लो हम क्लास में एंट्री किए, बहुत बच्चे शरारत कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, अब हम एकदम से खड़ा हो गए, मैं शांत तो ज़रूर हूँ, बट जो बच्चे शोरगुल कर रहे हैं उससे अंदर से मैं गुस्सा हूँ। बच्चे अचानक देखेंगे अरे सर अचानक शांत क्यों है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, सर की मनोदशा को समझ जाएंगे और वो तुरंत से ही वो भी शांत होने की कोशिश करेंगे कि सर जो है ऊपर से तो शांत हैं बट अंदर से गुस्सा में है। और यही स्थिति टाइगर की भी है बच्चों, वो अंदर से बहुत गुस्से में है, रेज मतलब गुस्सा, एंग्री, और क्वाइट तो बाहर से शांति है। पूछा भी एक क्वेश्चन कि वो क्वाइट रेज क्यों कहा है पोएट ने, क्योंकि वो गुस्सा में है, क्योंकि वो उसे पिंजरे में आप बंद करके रखे हैं। कोई भी गुस्सा होगा, किसी की भी आज़ादी को छीनी जाएगी तो उसे गुस्सा आएगा बच्चों, बट वो
गुस्सा में तो है ही, साथ ही साथ वो शांत भी है। वो जान रहा है कि मैं ज़्यादा गुस्सा हो ही जाऊंगा तो क्या ही कर लूँगा। अंदर से तो गुस्से में है, बट बाहर से वो शांत दिख रहा है, इसलिए आराम आराम से चल रहा है। उसे पता है कि मैं पिंजरे में बंद हूँ, मैं कुछ ज़्यादा करूँ तो फिर मुझे ही नुकसान होगा, इसलिए वो अपना नुकसान तो कोई भी नहीं चाहता बच्चों, है ना। इसलिए वो शांत है और बिल्कुल शांत बाहर से दिख रहा है, बट अंदर से तो गुस्सा है ही उसको कि क्यों बंद किया गया है। क्योंकि पिंजरे में बंद है इसलिए शांत है, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। चलिए स्टैंजा नंबर 2 में चलते हैं, इसे जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे होना चाहिए लर्किंग, घात लगाकर बैठना, किसी के इंतजार में घात लगा करके बैठना। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो एक कॉर्नर में छुप जाएंगे, उधर से कोई उसका दोस्त आ रहा है वहाँ से करेगा, तो हम क्या करें, घात लगा के बैठे हैं ऐसे, आने दो इसको, हाँ, डर जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइगर को क्या करना चाहिए, यानी वो यदि जंगल में होता, काश, है नहीं, है कहाँ बच्चों, वो जू में है। तो कवि ने कल्पना में ऐसा करा है और उसका जो नेचुरल चीज़ है उसे यहाँ बताने की कोशिश किया है। क्योंकि मनुष्य ने तो उसे बंद कर रखा है, काश वो जू में नहीं होता और वो जंगल में होता तो क्या करता, क्या एक्टिविटी करता। ही शुड भी, उसे होना चाहिए लर्किंग, घात लगा के बैठा होना चाहिए, किसी के इंतजार में उस पर अटैक करने के लिए बैठने को बच्चों हम लर्क कहते हैं। आप घरों में छिपकली वगैरह देखे होंगे, वो भी लर्क करता है, रात में आप देखे होंगे कीड़े को पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे करता है जैसे हम कुछ जान ही नहीं रहे हों, और फिर फटाक से पकड़ लेता है उसे। तो ऐसे ही वो उसे तो शैडो में यानी छाया में, बड़े बड़े घास जो होते हैं बच्चों, पेड़ जो होते हैं, उसकी छाया में उसे छुप करके घात लगाकर बैठना चाहिए, किसी को अटैक करने के चक्कर में। यदि हम किसी को अटैक करने के मूड में हों और हम छुप करके बैठे हों तो उसे हम लर्किंग कहते हैं बच्चों, लर्क, है ना। तो शैडो में यानी छाया में उसे बैठ के इंतजार करना चाहिए। स्लाइडिंग, उसे तो सरकना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। स्लाइड का मतलब धीरे धीरे चलना, शिकार के इंतजार में उसे और धीरे धीरे चलना चाहिए। वो जान रहा है कि शिकार वहाँ अचानक से मैं जाऊँगा तो शायद वो शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। स्लाइडिंग थ्रू, से होकर, उसे तो सरकना चाहिए, से होकर। लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास। अब जैसे कोई ऐसा ग्रासलैंड होता है जहाँ पे काफ़ी 2-2 मीटर तक लंबे घास होते हैं बच्चों, तो उन घासों की छायाओं में, शैडो में उसे धीरे धीरे सरकते हुए चलना चाहिए और घात लगाकर एकदम इंतजार करना चाहिए, ऐसे ऐसे सरकना चाहिए। और नियर द वाटर होल, ये कार्य उसे करना कहाँ चाहिए, वाटर होल यानी कि वाटर बॉडीज़ के पास, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, जहाँ पे वेयर, जहाँ प्लम्प, मोटे, हेल्दी, डियर, हिरन, पास, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजर रहते हों पानी पीने के लिए। नियर द वाटर होल, इसे वो घात लगाकर बैठना चाहिए लंबे लंबे घासों के छाँव में। तो छाँव में कहाँ पे बैठना चाहिए, लंबे लंबे घास के बीच से उसे सरकना चाहिए छाँव में बैठकर, वो भी पानी के स्रोत के बीच। वाटर होल मतलब वाटर बॉडी, जितने भी वाटर के स्रोत होते हैं बच्चों, सोर्सेस ऑफ वाटर, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, या आप ऐसे तमाम जगहों को ले लें जहाँ से पानी मिलती है, आहरा, पोखरा, आप कह सकते हैं कि नदी, ये सारी जगह पे जो पशु पानी पीने के लिए आते हैं, खास करके जो हर्बीवोर्स हैं, जो शाकाहारी पशु हैं, वो जब पानी पीने के लिए आएंगे तो वहीं पे उसी के नज़दीक उसे होना चाहिए था। नेचुरली यदि रहता तो नहीं, यदि वो मनुष्य के चक्कर में पड़ता तो उसे ऐसे जंगलों में स्वतंत्र रूप से यदि घूमता तो उसे लंबे लंबे घासों से सरकते हुए वाटर होल के पास जाना चाहिए। और ये सारी एक्टिविटी वाटर होल के पास होनी चाहिए जहाँ पे पानी का स्रोत है, वेयर, जहाँ से एकदम से फैट, मांस से भरा हुआ
फ्लेसी डियर जहाँ से गुजरते हों वहाँ पे इसे होना चाहिए बच्चों। और आप समझ भी रहे हैं, यदि वो नेचुरली होता तो वो ज़रूर घात लगा करके पेड़ की छाँव के बीच और घास के बीच से वो गुजरता और वाटर होल के नज़दीक वो छुप कर के बैठा होता और वहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते और वो उसे धर दबोचता, उसे वो अटैक कर लेता और अपना शिकार बना लेता। तो ये तो ही कल्पना की बात। थोड़ा और कल्पना में आगे चलते हैं। ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी स्नार्लिंग, वार्निंग साउंड जब कोई जानवर निकालते हैं टाइप से, तो ही शुड बी उसे होना चाहिए, करना चाहिए। स्नार्लिंग उसे तो दहाड़ लगानी चाहिए, उसे तो गुर्राना चाहिए, उसे तो डराने की आवाज़ निकालना चाहिए। वो ऐसा करता बट वो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता, वो पावरलेस हो गया है, हेल्पलेस है, क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद है। बट कभी अपनी कल्पना से हमें समझाना चाहते हैं कि काश वो स्वतंत्र होता तो ऐसा होना चाहिए था। He should be snarling, उसे तो गुर्राने की आवाज़ निकालनी चाहिए थी। अराउंड हाउसेस, उन घरों के आसपास, उन घरों के आसपास उन्हें टाइगर्स को क्या चाहिए से करना चाहिए। एट द जंगल्स एज, और वो कौन सा घर, जो जंगल के किनारे घर हैं। देखिए, आप मीनिंग को समझने के लिए आप एक लाइन से नहीं क्लियर कर सकते जब तक आप पूरे स्टैंजा को नहीं पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि उसे तो घरों के आसपास दहाड़ लगानी चाहिए, गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, यानी जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं, जंगल के किनारे किनारे में जो घर बने हुए, वहाँ पे जाकर के उसे दहाड़ लगानी चाहिए थी। वो ऐसा करता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसे तो वाइट जो नुकीले दांत होते हैं तो बच्चों, बड़े बड़े जो कैनाइंस होते हैं, उसे दिखाना चाहिए, उसे अनकवर करना चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं अनकवर करना। जस्ट लाइक बच्चों ऐसे। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको टाइगर बन के दिखाने का, बट वो हो नहीं सकता क्योंकि मैं टाइगर तो हूँ नहीं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा लूँ, मतलब समझा दूँ। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके जो नुकीले दांत हैं ना बच्चों, उसको फैंग्स बोलते हैं। एकदम से हुक जैसी जो दांत होती है, ऐसा टेढ़ा सा, कैनाइंस जिसको कहते हैं, जो मांस को फाड़ने का काम आता है। तो उसे तो अपने दांत दिखानी चाहिए थी, अनकवर्ड कर। बेयरिंग का मतलब अनकवर्ड, उसे तो दांत को अनकवर्ड करके ऐसे दिखाना चाहिए, उजले उजले दांतों को। हिज क्लॉज, उसके पंजों को इस्तेमाल करना चाहिए। जो पैर का जो पंजा होता है बहुत तेज मारता है बच्चों, इससे भी बहुत काम करता है उसको शिकार करने में। उसे तो क्लॉज का इस्तेमाल करना चाहिए, उसे तो क्लॉज को एक्टिव रखना चाहिए, उसे तो क्लॉज से अपनी क्लॉज का इस्तेमाल करके उसे अटैक करने चाहिए। उन जानवरों को शिकार बनानी चाहिए अपनी क्लॉज यानी पंजों का इस्तेमाल करके। उसके पंजों में जो होती है नुकीले दांत होते हैं, सॉरी नुकीले उसके नाखून होते हैं बच्चों। उसके जो नुकीले नाखून हैं उसे हम क्लॉज कहते हैं, पंजा, है ना। कहते हैं ना, मार देंगे पंजा हो जाएगा गंजा। तो गंजा गंजा कोई होगा नहीं, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ। उसके बहुत नुकीले नाखून होते हैं जिसके हम पंजा कहते हैं, क्लॉज। टेरराइजिंग, उसे तो डराना चाहिए, उसे तो आतंकित करनी चाहिए। द विलेज, गांव के लोगों को आसपास जा करके डरा देनी चाहिए। भागो रे बाघ आया रे, बाघ आया रे, भागो रे, अरे जितने भी भैंस अपना गाय वगैरह चरा रहे भागो रे, टाइगर टाइगर टाइगर। तो इस तरीके से वो गांव वासियों को, विलेज का मतलब है विलेजर्स बच्चों, उसे अपने ग्राम वासियों को डरानी चाहिए, उसे तो आतंक मचाना चाहिए। तो काश यदि वो जंगल में होता तो वो दहाड़ निकालता, एक वार्निंग साउंड निकालता, जिससे जंगल के आसपास के जो घरों के जो लोग हैं वो कांप उठते हैं। और वो अपने वाइट फैंग्स, वाइट जो दांत हैं, नुकीले दांत, उसके जो पंजे हैं, जो नाखून हैं पैरों के, उससे वो
आतंकित कर देता विलेजर्स को, गांववासियों को, ग्रामवासियों को। बट वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। आप तो पता ही है आपको क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है। सो चिल्ड्रन, चलते हैं अगले स्टेंजा की ओर। बट ही इज, इसको हिज नहीं, इसको ही इज पढ़िए। बट ही इज लॉक्ड, वो तो लॉक्ड है, वो तो पूरी तरह से बंद है। अ कंक्रीट सेल, इन अ कंक्रीट सेल, यानी गिट्टी, सीमेंट, बालू, इनसे जो बना हुआ, जो जैसे हमारे घरों में जो पिलर बनता है ना, वैसे ही मोटी दीवार बनी हुई है। सेल मतलब कोठरी। जैसे आगे जेल का कोठरी आप लोग देखे होंगे, 3 तरफ से दीवार रहेगा, एक तरफ से पिंजरा रहेगा, है ना, ऐसा। तो ये कंक्रीट सेल में लॉक्ड है। कंक्रीट का मतलब समझ गए, गिट्टी का जो बना हुआ जो पिलर होता है, जिसमें हम बालू और सीमेंट और गिट्टी से जो बनाते हैं, है ना, उसे हम कंक्रीट बोलते हैं। तो कंक्रीट का सेल बना हुआ है। सेल मतलब छोटा सा कोठरी, है ना, चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से पैक रहेगा, एक तरफ से मान लीजिए आपको सलाखें जिसको कहते हैं, रॉड रहता है ना। तो इस तरीके से वो कंक्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है ना बच्चों, उसकी तो जो पूरी जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर जो पावर है, बिहाइंड बार्स, वो सलाखों के पीछे है। ये जो रॉड होता है ना, बार्स उसको कहते हैं, बार्स। तो जो रॉड है, जो बार्स है, उसके पीछे उसकी पूरी ताकत छुपी है। यानी वो अभी कुछ कर नहीं सकता, उसकी ताकत बाहर नहीं है, उसकी ताकत अभी पिंजरों में ही है बच्चों, सेल में ही है, कोठरी में ही है। तो स्टॉकिंग, वो चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे के लंबाई को ही नाप पा रहा है, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो उतना से ज़्यादा वो चल ही नहीं सकता। उस पर पाबंदी लग गई है, उसे पिंजरों में पता नहीं किस जन्म का उसे इस तरह से पाप झेलना पड़ रहा है बच्चों, है ना। तो खैर, ये मनुष्य का बड़ा ही मार्मिक कार्य है, बड़ा ही घृणित कार्य है, जो जू में इन सभी जानवरों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए बंद कर देते हैं। तो ये गलत है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो अपने केज के लेंथ को ही माप रहा है बच्चों। इग्नोरिंग विजिटर्स, जितने भी वहाँ पे विजिटर्स जा रहे हैं विजिट करने, उसको इग्नोर कर रहा है, उसको नज़रअंदाज कर रहा है। वो जान रहा है कि हम गुस्सा भी हो जाएंगे, इग्नोर ना करके हम उस पर झपट्टा भी मारेंगे तो दर्द तो मुझे ही होगा, चोट तो मुझे ही लगेगी। इसलिए जितने भी विजिटर्स वहाँ पे आ रहे हैं, देखो मम्मी टाइगर टाइगर, वो भी सोच रहा होगा बेचारा, अच्छा काश कोई पिंजरा खोल देता ना, बढ़िया से दिखा देते कि क्या होता है टाइगर। ऐसा भंभोरेंगे, ऐसा नोचेंगे कि जू का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं, सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों, ये कल्पना की भी मैंने बातें कर दिया कि विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, कि वे जान रहे कि कोई फ़ायदा ही नहीं है बोल करके, है ना, और कुछ सोच करके कुछ करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए वो ध्यान ही नहीं देता। अब रोज़ तो लाखों विजिटर्स वहाँ आ रहे हैं या हज़ारों आ रहे हैं, कितनों पर वो ध्यान देगा। उसे एक बार खोल दीजिए ना, अच्छे से ध्यान दे देगा वो आप पे, है ना। मुश्किल है, ऐसे में तो पूरा आतंक ही मच जाएगा। एक ही टाइगर सारे मनुष्यों की बोलती बंद कर देंगे, है ना। अब लास्ट स्टेंजा में देखते हैं आखिर पोएट उसे फिर से, ये तो जू की बात हुई बच्चों, ये भी अब जू की ही लास्ट में बातें करेंगे। ये हुआ यहाँ पे हमारा जू का बात, ये हुआ हमारा जंगल में होता तो कैसा करता, ये भी जंगल में होता तो कैसा करता। तो इस तरह से 5 स्टेंजा में कहीं पे जंगल में तो कहीं पे जू में बताया गया। जू जंगल, जंगल जू, जू जू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जू, जू। फिर से समझिए, जू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जू, जू। लास्ट स्टैंडर्ड देखते हैं, फिर से हम लोग इसको लास्ट में ये देख लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, फिगर ऑफ स्पीच। फिर ये पोएम खत्म हो जाएगा। ही हियर्स, वो सुनता है। ही कौन है आपको पहले ही पता है। ही मतलब वो, यानी टाइगर। देखिए यहाँ लिखा हूँ ना मैं, ही हियर्स, वो सुनता है। ये डेली का काम है,
इसलिए हम V5 लिख दिया बच्चों। वो सुनते रहता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वो अंतिम आवाज़ को सुनता है। किसकी आवाज़ है भाई ये? द पेट्रोलिंग कार्स। ये जो जू के जो रखवाली करने वाले जो होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लगाते हैं, वो घूमते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जू में, तो उनके कार्स की आवाज़ को, लास्ट आवाज़ को सुनता है। यानी इसके बाद वो लोग भी पेट्रोलिंग करना बंद कर देंगे, वो भी जाकर के लास्ट में देख लेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ देखभाल कर लिए सब तरफ से, और फिर जाके वो भी सो जाएंगे। यानी कि फिर सुबह में वो लोग जागेंगे तो फिर देखेंगे कुछ। तो वो सुनता है लास्ट आवाज़ को रात में पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि गश्त लगाती हुई सुरक्षा की दृष्टि से जो देखभाल करते हैं उसे हम पेट्रोलिंग कहते हैं ना, पुलिस पेट्रोलिंग कर रहा है। स्पेलिंग अलग है बच्चों पेट्रोलिंग का, PA से पेट्रोलिंग है, PATROLLING। तो कार्स जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो जो देखभाल कर रहे हैं जू का, उसके आवाज़ को वो सुनता है, उस कार के आवाज़ को। एंड स्टेयर्स, वो घूरता है, वो एकटक देखता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। उसका आंखें बहुत साइन करता है। रात में आप उसकी आंखों पे टॉर्च जलाओगे, उसका आंख साइन करेगा। और ऐसे भी ना टाइगर्स वगैरह का जो आँख है काफ़ी मतलब तेज़ आँख होता है इन लोगों का, इसलिए ब्रिलियंट आइज भी यहाँ पे कहा जा रहा है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, अपनी चमकती हुई आंखों से वो घूरता है, देखता है, एकटक निहारता है। किधर भाई? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो अपने स्टार्स की तरफ देखता है, तारे की तरफ। शायद वो कुछ अपनी चिंता को खत्म करना चाहता है। रोज एक ही बात, उतनी पिंजरा में घूमो, उतनी में रहो। बच्चों ये कितनी मार्मिक चीज है, जरा आप सोच सकते हैं कितने कष्ट दे रहे हैं उस जीव को आप, जो पूरे जंगल का राजा है, जो पूरे जंगल को समझ लीजिए कि तहलका मचा दे एक दिन में। वैसे ताकतवर एनिमल को आप पिंजरे में बंद कर दिए हैं। तो ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकती हुई तारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है और शायद अपनी चिंता को मुक्त करना चाहता है। वो प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है और शायद अगले जीवन का ही अब इंतजार करना पड़ेगा उसे स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि मनुष्य इतने क्रूएल हैं, इतने निर्दयी हैं कि इस जन्म में तो उसे चाहकर भी वो नहीं छोड़ेंगे। पोता को जो दिखाना है, सारे समाज से जो पैसे लूटने हैं, हम सरकार से भी विनती करते हैं कि ऐसे जंगल्स में उसको छोड़ दीजिए फ्रीली। नेशनल पार्क तो सरकार ने बनाए ही है, प्लीज़ जो छोटे छोटे जू हैं इसमें ऐसे एनिमल्स को रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा कि इन सभी जानवरों को पुनः वापस जंगल में छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये लेस्ली नॉरिस इतने अच्छे पोएट, इनका भी यही बात कहना है और कोई भी कहेगा और कहना चाहिए। हमें आवाज़ उठाना होगा। ये बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही संवेदनशील मामला है बच्चों। तो ये जो ब्रिलियंट स्टार्स है उसकी तरफ देखने का क्या तात्पर्य है? शायद वो अपनी चिंता से मुक्त होना चाहता है, शायद वो प्रकृति में कुछ उस पर अपना ध्यान को भटका करके, स्टार्स की तरफ ध्यान को भटका करके बच्चों वो अपनी चिंता से मुक्त होना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में अच्छे से आई होगी, है ना। फिर से एक बार मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। देखिए पोएम इतना ही था जितना मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, बट एक्सप्लेनेशन करना होता है, उसे समझाना होता है। वो चलता है अपने चमकीली धारियों के साथ, धीरे धीरे चलता है, कुछ ही कदम चलता है अपने पिंजरे में, और वो मखमली जो पैर है उसका, गद्दीदार पैर, उसी से शांति के साथ वो चलता है, शांति से। और वो अंदर से गुस्से में है और बाहर से शांत है बच्चों, है ना। वो जान रहा है कि शांत रहने में ही भलाई है, वरना हम कुछ कर नहीं सकते, पिंजरे में बंद है वो, है ना। और वो गुस्से में है क्योंकि उसे पिंजरे में बंद किया गया है। वो शैडो में, वो उसे जो है छुप कर के इंतज़ार करना चाहिए, शैडो में, छाँव में।
और उसे तो लॉन्ग ग्रास के बीच सरकते हुए आगे बढ़ना चाहिए और वाटर होल के नज़दीक उसे जा कर के और इंतज़ार करना चाहिए अपने शिकार का। मोटे मोटे जो आएंगे ताज़े ताज़े फ्रेश फ्रेश मांस से भरा हुआ जो मोटे डियर वहाँ से गुजरेंगे, उसके उसके इंतज़ार उसे करना चाहिए था। उसे तो जंगल के किनारे वाले घरों के आसपास जा कर के वार्निंग साउंड देनी चाहिए, उसे तो गुर्राना चाहिए, उसे तो अपने वाइट नुकीले दांत और उसके पंजों को दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए। लेकिन वो तो कंक्रीट सेल में बंद है बच्चों, उसकी पूरी ताकत उन सलाखों के पीछे है। सलाखें मतलब वो जो रॉड्स होते हैं उनको सलाखें कहते हैं, जो जेल वगैरह में रॉड आप देखे होंगे, तो उनकी जो ताकत है पूरा वो सलाखों के पीछे है और वो अपने पिंजरे के ही लेंथ को नाप पाता है, उतनी ही वो चल पाता है, पिंजरे के लेंथ तक ही वो चल पाता है, पिंजरे की लंबाई तक ही चल पाता है। और सारे विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। जितने भी वहाँ दर्शक और घूमने वाले जो आते हैं वो सबको इग्नोर करके चलता है क्योंकि वो रोज़ का है, क्या ही कर सकता है वो। अब जो तमाशा देख रहा है तो उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इग्नोर कर देता है विजिटर्स को। और वो लास्ट आवाज़ सुनता है रात में, जो पेट्रोलिंग कार्स होते हैं जो वहाँ पे केयर करने वाले जो जू में जो होते हैं उनके जो लास्ट जो गश्त लगाते हैं, जो सुरक्षा के लिए चौकसी बरतते हैं, तो उन पेट्रोलिंग कार्स गश्त लगाती हुई जो कार्स की आवाज़ है उसको सुनता है। यही इसका रूटीन बन गया है बच्चों। और वो ब्रिलियंट आइज से अपनी चमकती हुई आँखों से चमकते हुए तारों की तरफ देखकर अपनी सारी चिंताओं को मुक्त करना चाहता है। और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हम इसका थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस पे भी चर्चा कर देंगे 1 मिनट में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को आप समझने के लिए। तो बच्चों ये हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच लेकर आए हैं जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में भी ये सब काम आएगा। राइमिंग स्कीम की हम बात करते हैं, तो राइमिंग स्कीम पहले भी हम बता चुके हैं। देखिए स्ट्राइप्स में अंतिम साउंड क्या आ रहा है, स। लास्ट वर्ड का लास्ट साउंड यहाँ देखा जाता है, तो इसका आ रहा है ज, इसका आ रहा है ट, क्वाइट में ट, केज में ज और रेज में भी ज। तो बच्चों जो एक जैसा है उसको लिख देना है एक। जैसे स है, ये ज अलग आ गया तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, अब इसको फिर से ज और ज मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से मिल रहा है, तो ए बी सी बी क्या हो गया इसमें। देखिए स और ज अलग हो गया, तो स ज ट तीनों अलग है, इसलिए इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल दो। और ज किससे रिपीट कर रहा है, केज से, तो ज ज यहाँ पे सेम हो गया, इसलिए इसको बी बी मान दो। तो इसको बी मान लेंगे तो क्या हो गया, ए बी सी बी, यहाँ पे हो गया राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। अब किसी में भी देख लीजिए, नाइट में आया ट, कार्स में आया स, आइज में आया ज, यानी कि समझ लीजिए कि स आइज, आइज ऐसे ज, स्टार्स में आया स, तो आप देख सकते हैं ट यानी कि ए हो गया, ये अलग हो गया तो बी, स, ये ज फिर से अलग हो गया तो सी, और फिर से यहाँ आइज ऐसे बोलते हैं ना, आइज। और यहाँ पे आ गया आपको स्टार्स में स, तो फिर से आ गया क्या, स यानी कि बी, यानी ए बी सी बी, यानी बच्चों इसमें राइमिंग स्कीम हो गया। राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी सी बी। सिम्बोलिज्म, ये भी क्या होता है, एक सिंबल होता है। जैसे मान लेते हैं केज, अब हम केज किसका प्रतीक है, यानी कि कैप्टिविटी का, यानी कि आप जैसे गुलामी का, केज किसका प्रतीक है, गुलामी का, ये गुलाम है, ये किसी के कंट्रोल में है ना। तो केज यहाँ पे गुलामी को सिंबलाइज कर रहा है, और स्काई मतलब स्वतंत्रता। यहाँ स्काई जो दिख रहा है, ये स्काई की तरफ देख रहा है ना, जो स्काई की तरफ जो यहाँ पे देख रहा है स्टार्स की तरफ, तो ये सब क्या है, ये सब स्टार्स की तरफ देखना मतलब वो किसको बता रहा है, एक तरफ से कह सकते हैं कि वो स्वतंत्रता को बता रहा है, यानी कि फ्रीडम को बता रहा है ना। यानी स्टार्स जो दिख रहा है स्काई में, जो स्टार्स दिख रहे हैं, ये सब किसको बता रहा है, ये सब आज़ादी का प्रतीक है, फ्रीडम का प्रतीक है। उसी तरह से ऑक्सीमोरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब गुस्सा और रेज मतलब क्वाइट में शांत और रेज में गुस्सा। तो जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्वाइट, मतलब क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब वो है शांत और रेज में वो गुस्सा।
तो दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं, उल्टा शब्द एक साथ आ रहे हैं। दो उल्टा शब्द जब एक साथ आते हैं, दो उल्टा शब्द जब एक साथ आते हैं तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं बच्चों, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मतलब आदमी बना देते हैं। देखिए ही का प्रयोग तो हम व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ ही का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? टाइगर के लिए। इसलिए इस तरह के हम फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जो मानव के लिए आना चाहिए लेकिन आया है जानवरों के लिए। तो इस तरह से हम ही को क्या कर दिए यहाँ पे, ही किसको पर्सोनिफाई कर रहा है? टाइगर को, है ना। ही आता है आदमी के लिए, पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ ही आ रहा है टाइगर के लिए, इसलिए कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। एलिट्रेशन मतलब शुरुआत वाला साउंड रिपीट करना, ठीक है ना। अब जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है शुड शैडो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो, शुड में आया स और शैडो में भी आया स। एक लाइन में यदि शुरुआती वाला कोई भी वर्ड का साउंड रिपीट करता है, शुड में आया स, शैडो में आया स, तो इसको एलिट्रेशन कह देंगे। प्लम्प डियर पास, देखिए प्लम्प में आया प और पास में आया प। एक लाइन में यदि कोई भी वर्ड का शुरुआती साउंड रिपीट करता हो, कोई भी वर्ड का शुरुआती साउंड जब रिपीट करता हो तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे प्लम्प डियर पास, तो प और प साउंड रिपीट कर रहा है शुरुआती वाला, तो शुरुआती वाला साउंड जब रिपीट करता है तो उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। एक लास्ट है मेटाफोर। मेटाफोर मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन। पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पे जो टाइगर का जो पैर है, टाइगर का जो फुट है, जो टाइगर के पैर हैं, उसे सीधे कंपैरिजन किससे कर दिया गया है? टाइगर के फीट का कंपैरिजन पैड्स ऑफ वेलवेट से कर दिया गया है। यहाँ पे फीट ना लिख के, पैर ना लिख करके पैड्स ऑफ वेलवेट लिख रहा है, तो पैर का सीधे कंपैरिजन किससे हो गया? डायरेक्ट कंपैरिजन किससे हो गया? पैड्स ऑफ वेलवेट से। यानी पैर का सीधे कंपैरिजन पैड्स ऑफ वेलवेट से हो रहा है। तो यदि हम किसी चीज़ का सीधा कंपैरिजन करते हैं तो उसे मेटाफोर कहते हैं बच्चों। तो पैड्स ऑफ वेलवेट किसके लिए आया है? उसके पैर के लिए, है ना। उसके पैर का जो तलवा होता है, जो नीचे वाला ऐसे, है ना, तो पैर के लिए, यानी पैर के जो तलवा है, ये जो पैर है, उसके लिए पैर ना कह के हम पैड्स ऑफ वेलवेट कह रहे हैं। इसलिए इसको कहते हैं हम डायरेक्ट कंपैरिजन, और इसको हम मेटाफोर कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और ये वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे। इस तरह के सारी पोएम्स का अब कोई डाउट नहीं बचा होगा और ये पोएम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।